हाय, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग मौलिक अधिकार को देखेंगे। मौलिक अधिकार जो कि एकदम से महत्वपूर्ण है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण खंड है मौलिक अधिकार, और इसे अधिकतर क्वेश्चंस इसी से बनते हैं, मौलिक अधिकार से बनते हैं। तो हम लोग मौलिक अधिकार को बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे। मौलिक अधिकार, इसका नाम ही है मौलिक अधिकार। मौलिक मतलब होता है मूल, मूल से बनता है मौलिक। इसको अंग्रेजी में फंडामेंटल कहते हैं। मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में इंट्रोड्यूस करने का यह मतलब था कि किसी भी व्यक्ति का जो महत्वपूर्ण अधिकार होता है उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी कि किसी भी मानव के जीने के लिए कुछ महत्वपूर्ण परिस्थितियाँ होती हैं जिसके सहारे वह जिंदा रहता है। अगर कोई व्यक्ति अपमानित है, अगर कोई व्यक्ति किसी के द्वारा शोषित है, तब उसका जीवन अपूर्ण माना जाता है। कोई गुलामी की तरह जी रहा है, किसी से बेगारी लिया जा रहा है, तो फिर माना जाता है कि उसका जीवन एक मनुष्य की भांति उसका जीवन नहीं है। तो इन चीज़ों से दूर रखने के लिए भारत के नागरिकों को एक प्रतिष्ठापूर्ण जीवन मुहैया कराने के लिए मौलिक अधिकार को हमारे भारत के संविधान में जगह दिया गया। जो मौलिक अधिकार है ये अमेरिका, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का संविधान है, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है, वहाँ से इसको एडॉप्ट किया गया है। जैसा कि उन लोगों ने खुद बिल ऑफ राइट्स में 1791 ईस्वी में अपने मौलिक अधिकार को घोषित किया था, तो वहीं से इस चीज़ को अपने भारत के संविधान में इंट्रोड्यूस किया गया है। ये मौलिक अधिकार है। इसको नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है, इसको प्राकृतिक अधिकार भी कहा जाता है। हालांकि इसमें भी मतलब पूरी की पूरी जो आज़ादी कही जाती है वो नहीं है, इस पर भी युक्त प्रतिबंध लगाए जाते हैं राज्य के द्वारा। आपातकाल में जैसा कि हम लोग देखते हैं कि कुछ मौलिक अधिकार हैं जिनको निलंबित भी कर दिया जाता है। इसके बावजूद मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब हम लोग मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकार जितने भी मौलिक अधिकार हैं भारत के संविधान में दिए हुए, उस पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। जहाँ तक इस वीडियो में हो, मौलिक अधिकार लंबा है, हो सकता है कि इसके लिए 2 वीडियो बनाना पड़े। खैर, हम लोग देखेंगे कि इसमें कहाँ तक हम लोग कर सकते हैं। तो मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार का यहाँ पर में वर्गीकरण किया गया है और इसको 6 में बांटा गया है, 6 भाग में, यानी कि मौलिक अधिकार को 6 पार्ट में बांटा गया। वो है पहला, समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, ये 19 से 22 तक है, यानी हम अनुच्छेद में बोल रहे हैं, अनुच्छेद 19 से 22 तक में है। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 25 से 28 तक में है। इसके बाद शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये अनुच्छेद 29 और 30 में है। और सबसे जो लास्ट में है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये अनुच्छेद 32 में है। इस तरीके से हम लोगों के पास 6 तरह के मौलिक अधिकार हैं। अब हम लोग एक एक करके जो मौलिक अधिकार हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग यह भी याद रखेंगे कि मौलिक अधिकार भाग 3 में है, और मौलिक अधिकार का जो अनुच्छेद के माध्यम से विस्तार है वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में इसका विस्तार है, 12 से 35 तक में। हमने अभी समानता के अधिकार पर चर्चा किया जो पहला है, और वो 14 से 18 में, लेकिन उससे पहले 2 अनुच्छेद और है, 12 और 13। हम लोग इसको भी कर लेते हैं। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा यानी कि जिसको राज्य स्टेट कहते हैं, इसकी परिभाषा। तो यहाँ पर जो राज्य हम लोग जानते हैं, यानी कि जो इंडिया इज़ अ स्टेट, तो ये एक अलग चीज़ है। यहाँ पर में यानी कि ठीक इसके तरह से हम लोग इसको नहीं समझ सकते। यहाँ पर में जो राज्य की परिभाषा दी गई है तो वो तो है ही, राज्य तो संप्रभुता संपन्न है तो है वो वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो राज्य की परिभाषा ली गई, इसके अंतर्गत संसद, जो हमारी संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा है, फिर जो सरकार है, ये सब राज्य है, ये सब राज्य है। फिर जो विभिन्न राज्य सरकारें हैं, वहाँ के विधानमंडल है, विधानसभा है, वहाँ विधान परिषद है तो है, वहाँ की सरकारें हैं, ये राज्य हैं। फिर महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए जो पदाधिकारी हैं या जो सरकार के सेवक हैं, कर्मचारी हैं, वो भी राज्य की ही श्रेणी में आते हैं। इसके बाद
जो महत्वपूर्ण निगम हैं, कॉरपोरेशंस हैं या फिर समूह हैं, वो भी राज्य की श्रेणी में आते हैं। जो आपके विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, ये सब भी राज्य की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर मैं राज्य की परिभाषा में इतने सारे चीज़ों के समावेश का एक ही मतलब था कि मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार से मतलब ये है कि मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति का अधिकार होगा, किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार हो। और हमने जैसा कि चर्चा किया कि व्यक्ति के अधिकारों के हनन की गुंजाइश बनी रहती है, उनके शोषण के जो होना होता है, यानी शोषण जो होता है उसकी गुंजाइश, उनके शोषण की गुंजाइश बनी रहती है। तो इस चीज़ को न्यून करने के लिए, इस चीज़ को अल्प करने के लिए, कम करने के लिए ही यहाँ पर मैं राज्य की परिभाषा के तहत इतने सारे चीज़ों को लाया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति विशेष के अधिकार को कोई भी, इसमें से कोई भी, चाहे वो सरकार उसकी हानि करने की कोशिश करता हो या फिर करती हो, या फिर आप कोई महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं वो करते हों, या जहाँ से भी हो, कॉलेज हो या कॉरपोरेशन हो, जो भी कर सकता है, तो उसी के द्वारा होने के चांसेस भी हैं। इसीलिए इनको राज्य की श्रेणी में, यानी कि राज्य की परिभाषा के तहत, राज्य की परिभाषा बहुत ही ब्रॉड है और उसके तहत इनको रखा गया। अनुच्छेद 13 कहता है कि जो मूल अधिकार है उसको अल्पीकरण, यानी कि जो व्यक्ति के जो मूल अधिकार हैं, जो भारतीय नागरिक के मूल अधिकार हैं, उसको कम करना। तो कम जो किया जा सकता है, कम तो किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए युक्तियुक्त कारण होना चाहिए। अन्यथा अगर ऐसा नहीं है तो न्यायालय, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, ये उसको निरस्त कर सकती है, उस कानून को ही ख़त्म कर सकती है। ऐसा प्रावधान किया गया है। मोटा मोटी जो अनुच्छेद 13 है वो किसी भी सूरत में इस बात पे डटा हुआ रहता है कि व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार हैं, जो मूलभूत अधिकार हैं, उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। अब जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से हम लोग चलेंगे, और वह है अनुच्छेद, जो पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता की बात करता है। यानी कि जो विधि है, जो भारत की विधि है, जो भारत में कानून बनाए जाते हैं, उस संविधान है, इसके सामने में सारे लोग एक समान हैं, सारे लोग एक समान हैं। जो विधि किसी एक के लिए है, ए के लिए है, वही विधि बी के लिए, वही विधि सी के लिए, वही विधि डी के लिए है। सीधी सी बात है कि विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये पहला है। इसके बाद है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 कहता है कि भारत का संविधान धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति, क्षेत्र, भाषा, भाषी आदि के आधार पर किसी के साथ विभेद नहीं करता है, और इसी आधार पर सरकार किसी के साथ विभेद नहीं कर सकती है। सारे लोगों के एक समान अधिकार हैं। उनके पास जितने संसाधन मुहैया हैं, उनके पास जितनी योग्यता है, उनके पास जितना उड़ान करने की क्षमता है, वहाँ तक वो जा सकते हैं। ये है आपका अनुच्छेद 15। इसके बाद है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे जरूर, और ये है अवसर में समानता। अनुच्छेद 16 कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी पद को धारण कर सकता है, उसके लिए कहीं कोई बंदिश नहीं है। जो भारत सरकार या राज्य सरकार की नियुक्तियां होंगी, उनमें सारे लोगों को एक समान अवसर दिया जाएगा। इसमें धर्म, वंश, मूल, जाति, लिंग, क्षेत्र आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जा सकता है। ये अवसर की समानता, जो कि अनुच्छेद 16 कहता है। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग जानते हैं कि भारत डाइवर्सिटीज़ का देश है, विविधताओं का देश है। यहाँ पर में सदियों से जाति प्रथा रही है हमारे देश में, जिसके कारण कुछ जो वर्ग हैं, कुछ जो जातियाँ हैं, वो हमेशा से नीचे रहने को अभिशप्त रही हैं। उनका जमकर शोषण किया गया है, जिसके कारण उनका आत्मविश्वास डिगा हुआ था और अभी भी डिगा हुआ है। उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी और अभी भी अच्छी नहीं है। तो इसी बात को नज़र में रखते हुए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 16 के साथ साथ अनुच्छेद 16(4) की भी व्यवस्था की, जिसके तहत जो सरकारी नौकरियां हैं या जो अन्य राज्य सरकार की नौकरियां हैं, उसमें आरक्षण की बात की गई है। यानी कि जो सामाजिक, यहाँ पर मैं आर्थिक नहीं, यहाँ पर मैं जो सामाजिक रूप से जो पिछड़े तबके के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पिछड़ी जातियों के लोग हैं, उनको आरक्षण दिया जाएगा, उनको आरक्षण दिया जाएगा।
और उनको इस योग्य बनाया जाएगा कि वो एक आम भारतीय की तरह शिक्षित हों, रोजगार पाएँ और भारत के विकास में अपना सहयोग प्रदान करें। इसके लिए आरक्षण की बात की गई है। ठीक है, इसमें क्रीमी लेयर है या अन्य चीज़ें हैं तो उस पर हम लोग बाद में देखेंगे। अभी 16(4) को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। तो अनुच्छेद 16(4) के ही तहत जैसे कि जितने भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं, अरुणाचल है, मणिपुर है या कुछ और राज्य हैं, वहाँ की विधायिका को ये अधिकार दिया गया है कि वो ऐसे कानून बना सकते हैं जिससे कि वहाँ के जो अस्थायी निवासी हैं उनके अधिकार संरक्षित हों। जैसे वहाँ पर ज़मीन वही खरीद पाएँ, वहाँ पर में नौकरी वही लें, जैसे कि जम्मू कश्मीर में भी था। तो जम्मू कश्मीर में तो इस चीज़ को हटाया गया, आर्टिकल 35A था वहाँ पर। तो खैर ऐसी कुछ बातें हैं जिसके तहत जो उस तरीके के लोग हैं उनके अधिकार कुचले ना जाएं, या जो विशेष किसी भौगोलिक परिवेश में रहते हैं, सांस्कृतिक परिवेश में रहते हैं, तो उनकी जो कुछ मान्यताएं हैं उसको रिजर्व रखा जाए, इसके लिए 16(4) में व्यवस्था की गई है। इसके बाद है अनुच्छेद 17, और अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता को अंग्रेजी में अनटचेबिलिटी कहते हैं। टच मतलब छूना, अन लग गया तो उसको छूना नहीं। यानी कि हमारे भारत में सदियों से, बहुत दिनों से छुआछूत की प्रथा रही थी। जो छोटी जाति के लोग थे वो बड़ी जाति के लोगों को छू नहीं सकते थे, उनको पानी नहीं पिला सकते थे। जो बड़े जाति के लोग होते, बड़ी जातियों के बड़े वर्ण के लोग होते थे, वो उनका अलग एक मोहल्ला होता था, और जो निचली जाति के लोग होते थे उनका एक अलग मोहल्ला होता था। तो इससे डिस्क्रिमिनेशन फैलता था। जब भारत आज़ाद हुआ तो इस चीज़ को भारत के संविधान में पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया और कानून बना करके इसको एक तरीके से दंडनीय अपराध की श्रेणी में ला दिया गया। अब भारत में छुआछूत की परंपरा नहीं है। अगर कहीं कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है, तब वह दंड का भागी होगा। जैसा कि विधि के द्वारा संसद ने निर्धारित किया हुआ है, उस तरीके से उनको दंडित होना पड़ेगा। तो ये अस्पृश्यता का अंत, जो बहुत ही खराब चीज़ था, उसको हटा दिया गया। अब अनुच्छेद 17 हो गया। इसके बाद है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। उपाधि मतलब समझते हैं, किसी को जैसे उपाधि दिया जाता है। जैसे गांव घर में कोई बहुत बदमाश है तो उसको रंगा बिल्ला कहा जाता है, या दो लोग अगर एक साथ हमेशा मिल कर के चलते हुए पाए जाते हैं, रहते हुए पाए जाते हैं, तो उनको शीत बसंत कहा जाता है, या कुछ ऐसा कहा जाता है। तो ये एक तरीके से उपाधि है जो लोग किसी को देता है। कोई पागल जैसा करता है तो उसको पागल कहा जाने लगता है। तो उपाधियों का अंत, यहाँ उपाधि का अंत अनुच्छेद 18 कहता है कि भारत में कोई विशेष नहीं, सारे के सारे लोग इक्वल हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हों, जाति से हों, लिंग से हों, क्षेत्र से हों, सारे लोग इक्वल हैं और इस आधार पर उनके साथ किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया जा सकता है। उपाधि देने से समानता के सिद्धांत का या समानता के अधिकार का उल्लंघन होता है, इसीलिए ऐसा करना कदापि उचित नहीं है और इसके आधार पर इसको एबॉलिश कर दिया गया है, यानी कि इसको ख़त्म किया गया है। तो उपाधि एक तरफ कहा जाता है कि उपाधि नहीं दिया जाना है, लेकिन इसके साथ ही देखा गया कि 1954 ईस्वी में सर्वप्रथम 3 लोगों को, यानी कि राजगोपालाचारी या फिर आपके प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन लोगों को, सीवी रमन, इन लोगों को दिया गया था नोबेल प्राइज़ नोबेल प्राइज़ कहते हैं, ये भारत रत्न दिया गया था। तो भारत रत्न दिया गया तो यहीं पर में बालाजी राघवन नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया और उन्होंने कहा कि हुजूर ये किस आधार पर किया गया, जब समानता का अधिकार के तहत ऐसा कहा गया, सारे लोग एक समान हैं, तो फिर इनको उपाधि कैसे दी जा सकती है जो कि इनको विशिष्ट करता है, अलग करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का कहना था कि एक नज़रिया में तो ये बिल्कुल आपने सही कहा है, लेकिन ऐसा करना भी उचित नहीं है। जिन लोगों ने कुछ बेहतर काम किया है, जिन लोगों ने समाज और देश के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास किया है, अगर हम उनको प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो वो बहुत बेहतर नहीं कर पाएंगे। और ये उपाधि नहीं है, इसको एक तरीके से पुरस्कार माना जाए और इसके आधार पर इसको, यानी कि इसको बचाया गया और तब से जो नागरिक पुरस्कार हैं, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है या पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है, या फिर सैन्य क्षेत्र में परमवीर चक्र है, अशोक चक्र है, तो इन सारी चीज़ों को कंटिन्यू किया गया
और कहा गया कि अगर व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में, साहित्य में या फिर समाज सेवा में, खेल में, कला में, विज्ञान में अगर कुछ असाधारण उपलब्धि अर्जित करते हैं तो उनको इस तरीके का पुरस्कार मिलना चाहिए। तो अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत भी है और अनुच्छेद 18 ही कहता है कि नहीं, ऐसा लोगों को पुरस्कृत किया भी जाना चाहिए। तो ये अनुच्छेद 18 है। इसके बाद है आपका अनुच्छेद 14 से 18, आप लोगों ने देखा कि समानता। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा और अनुच्छेद 13 मूल अधिकार को जो अल्पीकृत किया जाएगा उसके लिए विधि बनाने की बात की गई है। अनुच्छेद 14 से 18 जो है वो आपका समानता का अधिकार है और इसके बाद है अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 में है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्वतंत्रता का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। इसको भी पूरे दिमाग से हम लोग इसको कैच करने की कोशिश करेंगे। अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार आपने देख लिया। अब समानता आ गया तो अब स्वतंत्रता, यानी कि स्वतंत्रता का मतलब ये कि आदमी एक तरीके से, यानी कि समाज का लिहाज करते हुए, देश की आवश्यकताओं का लिहाज करते हुए, उसके बाद उसको जिस तरीके से जीने का मन करता है, जिस क्षेत्र में जाने का मन करता है, वो वैसा चीज़ करे, उस पर ज़्यादा बंदिश ना लगे। यानी कि जो गलत धारणाएं हैं उसका वो तिरस्कार कर सके, अच्छी धारणाएं हैं उसको स्वीकार कर सके और उसके साथ अपने जीवन को वो गरिमापूर्ण तरीके से जी सके। इसके लिए ही स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान में लाया गया। ये आपका अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक है। अनुच्छेद 19 में है अभिव्यक्ति, जो अनुच्छेद 19 है ये है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। और इस अनुच्छेद 19 में अनुच्छेद 19(1) ए बी सी डी ई एफ जी तक आता है। 19(1) से 19(1) ए बी सी डी ई एफ जी तक आता है। 19(1) का जो ए है, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार में 19(1) का जो ए है वो है आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। इसके तहत हम बोलकर, कुछ छापकर, कुछ लिखकर, कार्टून बनाकर या अन्य तरीके से हम अपने विचारों को रख सकते हैं, विचारों को प्रदर्शित कर सकते हैं। सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की हम आलोचना कर सकते हैं, किसी बात की हम समालोचना कर सकते हैं। हमारे समाज में अगर कहीं कुरीतियाँ हैं, अगर कुछ इस तरीके से अगर मेल प्रैक्टिसेस की जा रही हैं तो हम उसका प्रतिकार कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 19(1) का ए है। इसी में आपके कुछ और अधिकार हैं, जैसे झंडा फहराने का अधिकार है, ये भी 19(1) के तहत ही आता है। प्रेस का अधिकार है, ये भी आपका 19(1) के ही तहत आता है। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखें, क्योंकि बराबर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, झंडा फहराने का अधिकार या कुछ उस तरीके का जो अधिकार है तो वो 19(1) के तहत है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद 19(1) यानी कि 19(1) का बी है, ये है शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी शस्त्र के हम लोग कहीं पर में इकट्ठे हो सकते हैं। ये 19(1) का बी है। उसके बाद 19(1) का सी है। यहाँ इसके तहत हम कहीं भी, यानी कि किसी भी प्रकार का संघ समूह का निर्माण कर सकते हैं। इसी के तहत हम राजनीतिक दल का भी निर्माण कर सकते हैं, सहकारी जो संस्थाएं हैं उसका भी हम निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद 19(1) डी है। इसके तहत कहीं भी हम लोग आवागमन, यानी कि कहीं पर में जा सकते हैं, आ सकते हैं। इसके बाद है आपका किसी भी क्षेत्र में हम निवास कर सकते हैं, ये 19 का ये है। इसके बाद 19 का एफ है, जिसको कि डिलीट कर दिया गया, निरसित कर दिया गया। ये संपत्ति का अधिकार था और संपत्ति का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार नहीं है। ये भी बराबर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग संपत्ति के अधिकार पर डिटेल से आगे चर्चा करेंगे। इसको 300 के क में डाला गया है, अब यह कानूनी अधिकार है। खैर, इसको हम बाद में डिटेल कर लेंगे। इसके बाद 19 का जी है, 19(1) का जी है। इसके तहत हम किसी भी प्रकार की वृत्ति और आजीविका का कहीं भी हमको जैसा पसंद हो वैसा हम उसको एडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये आपका आर्टिकल 19 और उसके तहत जो प्रदत्त अधिकार हैं ये हैं। इसके बाद है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 ये है आपका अपराध, जो अपराध किया जाता है या होने वाला होता है, उससे
दोष, उसके जो दोष सिद्धि है उसके संबंध में ये आपका है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो जो अपराध आप यानी कि भारत के अंदर, भारत का संविधान कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का अपराध करता है और उस समय में जो कानून होते हैं उसी के तहत किसी भी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। बिना विधि के, उपयुक्त विधि के किसी को दंडित तो किया ही नहीं जा सकता। इसमें और भी, जैसे कि इसमें भविष्यलक्षी प्रावधान है, भूतलक्षी प्रावधान है। जैसे कि कोई कानून ऐसा बनाया जा सकता है, आज की तिथि में बनाया गया लेकिन उसको पीछे की तिथि से जारी किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए 2 अप्रैल को बनाया गया लेकिन उसको 1 जनवरी से ही लागू कर दिया गया। भविष्यलक्षी यानी कि आज बनाया गया और फिर बाद, जैसे कि 1 अप्रैल को कानून बनाया गया, उस सीमा रखा गया कि नहीं अब 1 दिसंबर से हम इसको लागू करेंगे। इसमें कुछ बातें और हैं अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और जिसमें इस गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ विशेष सुविधाएं दी गई हैं। जैसे वकील, अच्छा वकील करने का, ये अपने विरुद्ध ही यानी कि अपने ही विरुद्ध किसी को गवाही देने के लिए इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है, उनको बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो ये है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके बाद है अनुच्छेद 21 और वह है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 21 जितने भी मौलिक अधिकार हैं उसमें इनको सुपीरियर करके आंका जाता है। अनुच्छेद 21 व्यापक है और इसी में अनुच्छेद 19 की जितनी भी बातें हैं वो ऑटोमेटिक इसी में आकर के समाहित हो जाती हैं, अनुच्छेद 21 में। और इसमें कुल 35 तरह की बातें रखी हैं, 35 टॉपिक्स रखे हैं, जो यानी कि उतने तरह के अधिकार इसमें हैं अनुच्छेद 21 के तहत, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत। इसमें जो सबसे पहला है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का जो मूल है वो है कि किसी भी व्यक्ति को जान से तभी विलग किया जा सकता है, प्राण से तभी विलग किया जा सकता है जब उसके लिए उस प्रकार का कोई विधि हो, उस प्रकार का कोई कानून हो। आप ऐसे नहीं कर सकते जैसा कि इमरजेंसी के समय में किया गया था श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा कांग्रेस के समय में, जो कि अभी भी काला एक मतलब एक नैरो, एक नेगेटिव सेंस में अभी भी इसको यूज राजनीति में किया जाता है, बराबर किया जाता है। खैर, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 21 कहता है कि मानव मानव है, मानव है तो उसके अंदर में गरिमा है, उसके अंदर में उसका स्वाभिमान है, उसको कुचल करके उसको जिंदा नहीं रखा जा सकता, उसको पशु तुल्य मानकर उसको आगे की ओर नहीं अग्रसर किया जा सकता है। अगर कोई मानव है तो उसको मानव की तरह ही रखना है, और मानव की तरह ही यानी रखना क्या है, वो खुद मानव की तरह रहना चाहता है और मानव की तरह रहने दिया जाना चाहिए। ये अनुच्छेद 21 है और इसी के तहत जैसे आप निजता का अधिकार देखेंगे, यानी कि प्राइवेसी, जो अभी हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में रही थी, तो ये सारे अधिकार अनुच्छेद 21 में। ये 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ का जो वाद था 1978 का, इसी वाद के द्वारा पूरा का पूरा इसको एक नया आयाम मिला, एक नया प्लेटफॉर्म मिला। अभी भी अनुच्छेद 21 पर बराबर चर्चा बहस चलते रहता है। जब कोई बात जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय इस चीज़ पर अपना उस तरीके का जो होता है वो देते रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 21 ब्रॉड है, इसी में अनुच्छेद 19 भी एक तरीके से समाहित हो जाता है, और अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। इसमें अनुच्छेद 21 में पशुओं के लिए भी, यानी कि पशुओं का जीवन भी आप ऐसे ही, यानी कि आप जैसे चाहते हैं उसको काट देते हैं, उसके जीवन से खेलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। जैसा कि मई 2014 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू, जो कि पोंगल के दूसरे और तीसरे दिन मनाया जाता है ये खेल, जिसमें जानवरों को आपस में लड़ाया जाता है, उसको बंद करवा दिया था। यानी कहा था कि नहीं, ये मतलब उचित नहीं है, इससे पशुओं के अधिकार को ठेस पहुंचती है, हानि पहुंचती है। लेकिन बाद में यहाँ तो सब चीज़ में लोकतंत्र है, लोगों ने हल्ला गुल्ला किया और बाद में फिर इस चीज़ को रेगुलर, खैर जो भी बातें हों, तो ये सारा चीज़ एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 21 में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये है, और इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। और इसके बाद है अनुच्छेद 22, ये है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से
संरक्षण। ये जो अनुच्छेद 22 है, ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अकारण गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, और अकारण अगर गिरफ्तार किया भी जाता है, जैसा कि विशेषाधिकार है पुलिस बल का, अगर ऐसा किया जाता है तो फिर 24 घंटे के अंदर अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर यात्रा का जो समय होता है, यानी कि ले जाने में, उसको छोड़ करके जो सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं उनके सामने में उस अपराधी को, यानी कि जिसको पकड़ा गया है, जो जिसको संदेह के आधार पर भी लिया गया है, तो उसको वहाँ पर में देना पड़ेगा। उसको उसके मनमुवाफिक जो वकील को, जिस वकील को वो चुनता है, उनको उसकी सेवा में उपलब्ध कराना होगा। ये इसका मूल ऑब्जेक्टिव है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को आप गिरफ्तार तो कर सकते हैं, लेकिन गिरफ्तार करने का कारण बताना पड़ेगा। ऐसे ही किसी को गिरफ्तार करके और आप उसको टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, आप उससे कुछ भी उगलवा नहीं सकते हैं, उल्टा सीधा उससे आप बयान नहीं ले सकते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए इस तरीके की व्यवस्था की गई, क्योंकि भारत के संविधान के जो निर्माता थे वो बहुत ही बुद्धिजीवी लोग थे। उनको पता था कि इस तरीके का दुरुपयोग हो सकता है, और इस तरीके के दुरुपयोग को रोकने के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो ये आपका कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निरोध के संबंध में संरक्षण है। लेकिन इसके साथ इसमें कुछ और बातें हैं। वो महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि जैसे हम लोग देखते हैं कि आतंकवाद हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, एकता और अखंडता के लिए खतरा है। कुछ लोग बराबर ऐसे स्पीच देते रहते हैं, ऐसा कुछ लिखते रहते हैं सोशल साइट्स के माध्यम से भी, जिससे कि तनाव फैलने की आशंका रहती है, जिससे कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को खतरा पहुंचने की समस्या बनी रहती है। तो इस चीज़ को ही रोकने के लिए इसी अनुच्छेद में सब सेक्शंस ला करके इसको रोकने का प्रयास किया गया है। अगर मान लीजिए कि कोई आतंकवादी घटना को अंजाम देना चाहता है, कोई देश के एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाना चाहता है, ऐसी स्थिति में अगर किसी बंदे की गिरफ्तारी होती है तो उसको वही छूट नहीं दी जा सकती है जैसा कि अभी हमने आम केसेस में आपको बताया। इसके लिए उनके लिए अलग अलग जो कानून बने हुए हैं, चाहे वो रासुका हो या फिर अन्य जो कानून हैं, उसके तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी और उनको नज़रबंद रखा जा सकता है। लेकिन इसके लिए भी समय सीमा का निर्धारण किया गया है। अगर मान लीजिए रासुका के तहत या किसी अन्य आतंकवादी गतिविधि को कम करने के लिए जो एक्ट बने हुए हैं, उसके तहत अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो ठीक है, आप उसको रख सकते हैं, लेकिन 3 महीना तक आप उसको नज़रबंद रख सकते हैं। उसके बाद फिर आपको उनको कहीं, यानी कि वैसे जो मजिस्ट्रेट हैं जो उस मामले को सुन सकते हैं, उनके सामने में वहाँ आपको ले ही जाना पड़ेगा। अगर 3 महीना में भी आप नहीं उसको हाजिर करना चाहते हैं तो फिर आपको न्यायिक समिति बनानी पड़ेगी, जिसके अध्यक्ष उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे वो हो सकते हैं, उनके रैंक के पदाधिकारी जो और लोग हैं वो हो सकते हैं। तो उनको न्यायिक समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा या आयोग का गठन किया जाएगा और उसके बाद उनके सुझाव पर काम किया जाएगा। फिर इसके लिए सिर्फ संसद को ये अधिकार है कि ये इसके लिए कानून बनाकर इसके समय सीमा को आगे बढ़ाते जाए। आप इसके लिए बहुत सारे कानून, जैसे मीसा 1971, टाडा, पोटा, ये सब इसी चीज़ को प्रतिबंधित करने के लिए ढेर सारे कानून बनाए गए, जो कि आने वाले दिनों में राजनीतिक कारणों से या अन्य कारणों से सब चीज़ को धीरे धीरे ख़त्म किया गया। अभी 2-3 ही कानून हैं जो कि प्रचलन में हैं, और उसी के तहत इन जो देश को तोड़ने वाले जो ये लोग होते हैं, इन पर अभी जैसे सफूरा जरगर हैं, उन पर भी ये सब मामला चल रहा है। तो खैर, कारण जो भी हो, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 19 से 22 और अनुच्छेद 19 से 22 हमारा क्या है, तो स्वतंत्रता का अधिकार है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं। वीडियो 28, 29, 30 मिनट का हो गया, बहुत बड़ा हो गया। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और स्वतंत्रता का अधिकार के बाद जितने भी अधिकार हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उस पर एक एक करके बढ़िया से करेंगे, क्योंकि मौलिक अधिकार में बचने का कोई चांस नहीं। प्री और मेंस दोनों के लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इसको हम लोगों को करना चाहिए। तो ठीक है, अगले वीडियो तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से नमस्कार।